में। प्रश्नावली 6.1 की जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में बताएंगे सारी चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा है निम्नलिखित के विपरीत अपोजिट्स लिखिए। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ABCD करके कुछ दिए गए हैं, कुछ कथन दिए गए हैं और उस कथन को हमें विपरीत करना है, यानी कि उसका उल्टा बनाना है। ठीक है, जैसे कि पहला है हमारा भार में वृद्धि। तो भार में अगर वृद्धि हो रही है तो भार में कमी, इसका क्या हो जाएगा, विपरीत स्टेटमेंट हो जाएगा, विपरीत कथन हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, भार में वृद्धि है तो भार में कमी। ठीक है, भार में कमी, भार में वृद्धि का जो हमारा अपोजिट हो जाएगा भार में कमी। ठीक है, इसी तरीके से 30 किलोमीटर उत्तर दिशा, 30 किलोमीटर उत्तर दिशा की बात कर रहा है तो हम क्या लिखेंगे इसके लिए, 30 किलोमीटर उत्तर का जो उल्टा होता है हमारा, उत्तर का उल्टा होता है दक्षिण। ठीक है, तो 30 किलोमीटर यहाँ पे दक्षिण दिशा, दक्षिण दिशा। तो इस तरीके से हमें इसका उल्टा लिखते जाना है। ठीक है, 80 मीटर पूर्व कह रहा है तो 80 मीटर पूरब की ओर कह रहा है तो 80 मीटर क्या करेंगे, पूरब का उल्टा है तो होता है पश्चिम, 80 मीटर पश्चिम। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे कह रहा है डी वाला, ₹700 की हानि। तो यहाँ पे इसका जो विपरीत हो जाएगा, ₹700 का लाभ, हानि का जो उल्टा होता है लाभ होता है, तो ₹700 का लाभ हो जाएगा यहाँ पे। इसकी बात करें तो ई वाला हमारा है समुद्र तल से 100 मीटर ऊपर। तो यहाँ पे लिखेंगे समुद्र तल से, इसका जो विपरीत होगा समुद्र तल से 100 मीटर ऊपर का उल्टा लिख देंगे यहाँ पे नीचे। ठीक है, समुद्र तल से नीचे, समुद्र तल से 100 मीटर नीचे, यहाँ पे है समुद्र तल से 100 मीटर ऊपर। तो इस तरीके से इसका हमें वो अपोजिट लिखना था। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में प्रयुक्त हुई संख्याओं को उचित चिन्ह लगाकर पूर्णांकों के रूप में लिखिए। ठीक है, तो उचित चिन्ह लगाकर यानी प्लस और माइनस का चिन्ह लगा करके हमें पूर्णांकों के रूप में व्यक्त करना है। तो पूर्णांक क्या होते हैं, संख्याएं होती हैं, तो उसमें हमें चिन्ह लगाना है प्लस और माइनस का। तो प्लस और माइनस कुछ भी हो, यानी धनात्मक हो या ऋणात्मक हो, कोई भी संख्या पूर्णांक के रूप में हो जाती हैं। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया गया है ए वाला, एक हवाई जहाज भूमि से 2000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। कितने मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, 2000 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रहा है। तो 2 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रहा है यानी कि प्लस में जा रहा है। ठीक है, ऊपर की ओर जा रहा है तो यानी कि प्लस में है, तो प्लस में हम 2000 की मीटर की ऊंचाई पे उड़ रहा है तो 2000 लिख देंगे। यही हमारा पूर्णांकों के रूप में व्यक्त करना कहलाएगा। ठीक है, तो प्लस में 2000 इसका जो होगा आंसर होगा। ठीक है, ए वाले का। में बी वाले की बात करें तो बी वाला हमारा है, एक पनडुब्बी समुद्र तल से 800 मीटर की गहराई पर चल रही है। गहराई पर चल रही है यानी कि नीचे की तरफ जा रही है, यानी कि समुद्र के नीचे वाले तल पे जा रही है, तो यानी कि माइनस में 800 मीटर की गहराई पर, कितनी गहराई पे, 800 मीटर की। तो ये गहराई पर जा रही है तो यानी कि माइनस में होगा, माइनस में 800 मीटर। ठीक है, माइनस में 800 मीटर, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी वाले को देखते हैं। सी वाला हमारा है, खाते में ₹200 जमा करना। जमा करना के मतलब कि जितना पैसा है उसमें और पैसा को जोड़ना, यानी कि धनात्मक संख्या होगी। तो कितने रुपए को जोड़ जमा कर रहा किया जा रहा है, 200 को, तो प्लस में 200। ठीक है, प्लस में 200, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए इसको हम पूर्णांकों के रूप में लिखेंगे, खाते में से, डी वाला है, खाते में से ₹700 निकालना, यानी कि जितना भी पैसा होगा खाते में उसमें से 700 निकालना, यानी कि माइनस कर देना है। ठीक है, तो ये जो होगा संख्या हमारा माइनस में रहेगा, माइनस का 700। ठीक है, इसी तरीके से ये जो हुआ हमारे इन सभी के ABCD के सभी के उत्तर यहाँ पे हमने लिख दिया। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब हम तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। तीसरा प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। यहाँ पे संख्याएं दी गई हैं ABCD करके, ए में +5, बी में -10, सी में 8 और डी में -1 और ई में -6। अब ये संख्याएं दी गई हैं, इन संख्याओं को हमें संख्या रेखा पर निरूपित करना है। बड़ा ही आसान है, एक संख्या रेखा आप अपने मन से ड्रॉ करेंगे जैसे कि मैंने किया हुआ है। आप संख्या रेखा के बीच में आप 0 रखेंगे और उससे एक नॉर्मल डिस्टेंस लेकर के, जैसे कि अगर आप पेंसिल की सहायता से अगर खींच रहे हैं तो वहाँ पे आप 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर आप ये सभी रेखाएं यहाँ पे एक-एक बिंदु लीजिए और उस बिंदु के नीचे 1, 2, 3 यानी कि दाईं ओर हमारी धनात्मक संख्याओं को लिख दीजिए। अब जहाँ तक लिख सकते हैं वहाँ तक लिख दीजिए। ठीक है, अब यहाँ बात करें तो यहाँ पे ऋणात्मक संख्याओं को लिख दीजिए यहाँ पे, लेकिन डिस्टेंस सेम होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यही संख्या रेखा को मतलब बनाने का नियम है। ठीक है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है इक्वल होना चाहिए। अब यहाँ पे हमें दर्शाना है +5। अगर हमें +5 दर्शाना है तो हम
ऋणात्मक संख्याओं की तरफ नहीं जाएंगे, हम धनात्मक संख्याओं की तरफ जाएंगे, क्योंकि यही है +1 +2 +3 +4 +5। ठीक है, +5 कहाँ है, यहाँ पे है, तो हम यहाँ पे इसको दर्शा देंगे। ये हो गया हमारा +5, क्या हो गया +5, ये हमारा क्या है प्लस में 5, ये हमारा दर्शा दिए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, एक तो ये इस तरीके का फिर से बनाना है। ठीक है, आपको फिर से बना करके फिर -10 को दर्शाना है। पहला हमारा हो गया, ए का उत्तर हमारा हो गया। बी के लिए हम दूसरा ग्राफ नहीं बनाएंगे, हम जो इस वीडियो में बता रहे हैं इसी में सॉल्व करा दे रहे हैं। आपको क्या करना है, इसके लिए अलग ग्राफ बनाना है, यानी कि यही संख्या रेखा अलग बनानी है, इसके लिए संख्या रेखा अलग बनानी है, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग और इसके लिए अलग अलग बनानी है। ठीक है, इसी तरीके से -10 को जब अगला अलग आप संख्या रेखा बना करके दर्शाएंगे तो किस तरीके से, आप माइनस है इसमें तो प्लस की तरफ नहीं जाएंगे, माइनस की तरफ आएंगे, और -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10, -10 कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे हम इसको इस तरीके से कर देंगे, इसको हाईलाइट कर देना है किसी भी तरीके से। ठीक है, दर्शा देना है, तो -10 ये है। ठीक है, अब देखिए +8 हमें दर्शाना है, तो +8 हमें इधर तो मिलेगा नहीं, इधर मिलेगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे है, तो +8 यहाँ पे हमें हाईलाइट कर देना है, तो ये है हमारा +8। इसी तरीके से हमें -1 दर्शाना है, तो -1 तो इधर नहीं आएगा, इधर आएगा 0 के इस तरफ, यानी कि बाईं तरफ, यहाँ पे है -1। ठीक है, तो ये हमें दर्शा देना है -1, इसे हमें हाईलाइट कर देना है -1, -6 हमें दर्शाना है, तो इसके लिए आप अलग नंबर लाइन बनाएंगे, यानी संख्या रेखा अलग बनाएंगे, -6 दिखाना है, तो -1 इधर है, -2 -3 -4 -5 -6, -6 यहाँ पे है, तो -6 को आप हाईलाइट कर देंगे। ठीक है, -6। इस तरीके से आपका जो क्वेश्चन होगा, इस तरीके से आपके क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं चौथे प्रश्न के बारे में। चौथा प्रश्न हमारा क्या है, संलग्न आकृति में एक ऊर्ध्वाधर संख्या रेखा है जो पूर्णांकों को निरूपित करती है। इस रेखा को देखिए और निम्नलिखित बिंदुओं के स्थान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे कुछ हमारे ABCD करके स्टेटमेंट दिए गए हैं जिनके हमें उत्तर लिखने हैं, और एक हमारी यहाँ पे संख्या रेखा दी गई है जो ऊर्ध्वाधर है। ऊर्ध्वाधर का मतलब इस तरह से है, ऊपर से नीचे की तरफ। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके से ऊर्ध्वाधर संख्या रेखा है जिसको मैं दिखा दे रहा हूँ पूरा यहाँ तक, इस तरीके से आपके बुक में दी गई होगी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस संख्या रेखा को देख करके हमें यहाँ पे जो कथन दिए गए हैं इन सभी कथनों को हमें उत्तर निकालना है। तो पहला हमारा जो कथन क्या है, यदि बिंदु D पूर्णांक +8 है। ठीक है, यदि बिंदु D का जो पूर्णांक है वो +8 है, तो -8 बिंदु कौन सा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें, यहाँ पे O यानी 0 है। ठीक है, यहाँ पे 0 है, 0 से ऊपर वाली जो संख्याएं हैं हमारी प्लस वाली संख्याएं हैं, 0 से ऊपर वाली जो संख्याएं हैं ये धनात्मक संख्याएं हैं, और 0 से नीचे की तरफ की जो संख्याएं हैं ये सभी ऋणात्मक संख्याएं हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया कि जो D पूर्णांक है, यानी कि D पूर्णांक है, इसका जो +8 पूर्णांक मिल रहा है। ठीक है, तो -8 कौन सा बिंदु होगा। ठीक है, ये हमसे पूछा गया, तो माइनस किधर की तरफ आएगा, ऊपर की तरफ तो आएगा नहीं, नीचे की तरफ। तो -8 कहाँ है, आप देखिए -1 यहाँ पे होगा, यहाँ पे 0 है तो -1 यहाँ पे, -2 यहाँ पे, -3 -4 -5 -6 -7 -8 किस पे आ रहा है, F पे आ रहा है। तो -8 किस पे आएगा, किस बिंदु पे आएगा, F बिंदु पे। तो लिखेंगे यहाँ पे उत्तर में, इसका उत्तर होगा जाएगा हमारा F बिंदु। क्या हो जाएगा, F बिंदु। ठीक है, इस तरीके से इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न हमारा क्या है, क्या G, दूसरा देखते हैं, क्या G एक ऋणात्मक पूर्णांक है या धनात्मक पूर्णांक। G कहाँ है, आप G देख सकते हैं 0 के नीचे, यानी कि ऋणात्मक संख्याओं में है। ये किसमें है, ऋणात्मक संख्याओं में। 0 से ऊपर वाली संख्याएं जो हैं वो धनात्मक संख्याएं हैं, यानी धनात्मक पूर्णांक है, और 0 से नीचे वाली जो पूर्णांक है ये हमारे ऋणात्मक पूर्णांक है। तो G कहाँ पड़ रहा है, 0 से नीचे पड़ रहा है, तो ये हमारा क्या होगा, ऋणात्मक पूर्णांक होगा। ठीक है, तो इसका हमें उत्तर हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा ऋणात्मक पूर्णांक है, ऋणात्मक पूर्णांक है। कौन ऋणात्मक पूर्णांक है, G। ठीक है, G क्या है, हमारा ऋणात्मक पूर्णांक है। अगला प्रश्न है C वाला, बिंदु B और E के संगत पूर्णांक लिखिए। ठीक है, बिंदु B और E के संगत पूर्णांक हमें लिखना है। तो बिंदु B देखेंगे कहाँ है, बिंदु B यहाँ पे है। ठीक है, तो बिंदु B कहाँ पे पड़ रहा है, धनात्मक संख्याओं में पड़ रहा है, यानी कि A 1 2 3 4, B किस पे पड़ रहा है, 4 पर पड़ रहा है। तो B का जो हमारा संगत पूर्णांक होगा वो क्या होगा, 4 होगा, और E का जो संगत पूर्णांक होगा वो क्या होगा, यहाँ पे जरा देख लेते हैं। ठीक है, E कहाँ है आपका, 0 से नीचे की तरफ, यानी कि ऋणात्मक पूर्णांकों में है। तो 1
2, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10। ई कहाँ पे है? माइनस के 10 पे। जीरो से नीचे वाली हमारी क्या है? ऋणात्मक पूर्णांक है, तो यहाँ पे हम माइनस माइनस लेंगे तो ई क्या है? माइनस वाले में है, तो माइनस के 10 के जगह पे ये इसका ये पूर्णांक है, ठीक है। यानी कि ई की संगत पूर्णांक कौन है? -10, ठीक है। इस तरीके से हमें यहाँ पे इसका उत्तर मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ ये भी समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं, अगला है डी वाला हमारा। इस संख्या रेखा पर अंकित बिंदुओं में से किसका मान सबसे कम है? इस संख्या रेखा पर अंकित बिंदुओं में से किसका मान सबसे कम है? तो इसका उत्तर कैसे लिखेंगे? ध्यान से देखिए। इस संख्या रेखा को अगर देखा जाए तो यहाँ संख्या रेखा के 0 से ऊपर वाली सभी संख्याएं क्या है? धनात्मक है। और धनात्मक संख्याएं कभी भी बड़ी होती हैं, ठीक है। धनात्मक संख्याएं बड़ी होती है। अब बात की जाए ऋणात्मक संख्याओं की, तो ऋणात्मक संख्याएं धनात्मक संख्याओं से छोटी होती है, और ऋणात्मक संख्याओं से जो धनात्मक वाली होती हैं वो बड़ी होती हैं। तो उनकी बात हटा दीजिए, 0 से नीचे की तरफ अब देखेंगे। अब एक नियम आपको पढ़ाया गया होगा कि जो ऋणात्मक संख्याएं होती हैं ना, तो ऋणात्मक में जितनी बड़ी ऋणात्मक संख्या होगी वह उतनी ही छोटी संख्या कहलाती है, ठीक है। तो इसमें जो सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या है वो कौन है? -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10। -10 जो है ये हमारी सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक, मतलब गिनने में तो ऐसा लग रहा है लेकिन सबसे छोटी वही होगी, ठीक है। तो सबसे कम मान किसका है? ई वाले का। तो बिंदु ई को हमारा बिंदु ई जो है, बिंदु ई बिंदु, इस बिंदु का जो हमारा मान है सबसे कम है, ठीक है। -10 है, यानी कि सबसे इस संख्या रेखा में सबसे कम है, ठीक है। अब बात करते हैं ई वाले प्रश्न का। तो ई वाला प्रश्न हमारा है, सभी बिंदुओं को उनके मानों के घटते हुए क्रम में लिखिए। सभी बिंदुओं को हमें क्या करना है? उनके मानों के घटते हुए क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? प्लस वाले की तरफ चलेंगे, क्योंकि प्लस वाले ऋणात्मक संख्याओं से बड़े होते हैं। ऋणात्मक वाले पूर्णांकों से प्लस वाले पूर्णांक जो होते हैं धनात्मक पूर्णांक, वो बड़े होते हैं। तो सबसे पहले तो ये हमारा आएगा, सबसे बड़ा ये आएगा। किस रूप में लिखना है? हमें घटते हुए क्रम में लिखना है। तो सबसे बड़ा तो प्लस में 8 हो जाएगा। फिर से हमारा सी बिंदु होगा, फिर से बी होगा, फिर ए होगा, फिर एच होगा, फिर जी होगा, फिर एफ होगा, फिर ई होगा, इस तरीके से, ठीक है। तो हम इस तरीके से यहाँ पे हम लिख देंगे इसके घटते हुए क्रम में। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? हमने अभी बताया कि जो डी था वो +8 था, तो डी होगा, फिर सी, फिर बी, और फिर ए, फिर ओ हो जाएगा हमारा, फिर एच, जी, एफ और ई। इस तरीके से ये हमारा प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन 5 हमारा है, वर्ष के विशेष दिन के लिए भारत के 5 स्थानों पर रहे तापमानों की सूची नीचे दी गई है, ठीक है। तो 5 तापमानों की यहाँ पे देखिए, 5 स्थानों पर रहे तापमान। 5 स्थान कौन कौन से हैं? सियाचिन, शिमला, अहमदाबाद, दिल्ली और श्रीनगर। इनके जो तापमान है, सियाचिन के 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस नीचे की तरफ, ठीक है। शिमला का 0 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस नीचे की तरफ, अहमदाबाद 0 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस ऊपर की तरफ, और दिल्ली का 0 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस ऊपर की तरफ, और श्रीनगर 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस नीचे की तरफ, ठीक है। तो ये हमें दिया गया है। प्रश्न 1 जो है, पहला प्रश्न ए वाला है, वो क्या है? इन स्थानों के नाम तापमानों को पूर्णांकों के रूप में रिक्त स्तंभ में लिखिए। रिक्त स्तंभ ये है हमारे, ठीक है। और इस स्तंभों में हमें तापमानों के पूर्णांकों के रूप में हमें लिखना है। इस तापमान जो है ये तापमानों के पूर्णांकों के रूप में लिखना है। यानी कि अगर नीचे की तरफ कहेगा तो हमारे निगेटिव हमारे तापमान होंगे, निगेटिव टेम्परेचर कहलाएगा। अगर ऊपर की तरफ कहेगा तो हमारे पॉजिटिव टेम्परेचर यानी कि धनात्मक पूर्णांक कहलाएंगे। तो 0 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस तक कह रहा है। ए वाले का हम उत्तर बताने जा रहे हैं इस स्तंभों में, ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस नीचे की तरफ कह रहा है, तो माइनस का 10 डिग्री सेल्सियस इसका होगा, ठीक है। माइनस का 10 डिग्री सेल्सियस, इसको हम पूर्णांक के रूप में इस तरीके से लिखेंगे। नीचे की तरफ होगा तो ऋणात्मक होगा, तो माइनस लगाए हैं, और 10 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस नीचे, ठीक है। नीचे कह रहा है तो इसमें भी माइनस लगेगा, माइनस का 2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसी तरीके से अगला हमारा है अहमदाबाद वाला, 0 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस ऊपर। तो 0 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस ऊपर कह रहा है, तो ऊपर का मतलब है प्लस, धनात्मक होगा, ठीक है। तो 30 डिग्री सेल्सियस। इसी तरीके से 0 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस ऊपर कह रहा है, तो इसमें भी प्लस लगेगा, 20 डिग्री सेल्सियस। इसी तरीके से 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस नीचे कह रहा है, तो इसमें माइनस लगेगा, 5 डिग्री सेल्सियस। इस तरीके से हमने इसको पूर्णांकों के रूप में हमने लिख दिया, ठीक है। इसी में 5वें में ही हमारा प्रश्न बी है। बी प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि निम्नलिखित संख्या रेखा पर डिग्री सेल्सियस में तापमानों को निरूपित कीजिए। यहाँ पे जो हमारे एक संख्या रेखा दी गई है, और इस संख्या रेखा पर हमें
इन यहाँ पे जो हमारे तापमान दिए गए हैं, तापमानों के को हमें संख्या रेखा पर निरूपित करना है, ठीक है। और इसी में कहा गया है कि उपरोक्त स्थानों के नाम संख्या रेखा पर उनके तापमानों के संगत अंकित कीजिए। उनके तापमानों के संगत यानी कि जो जो इसमें तापमान है, तो उनके जो तापमान है ना, जो तापमान जहाँ तक है उनको क्या करना है, संख्या रेखा पर अंकित करना है, ठीक है। तो देखिए आपके जो पहला था हमारा सियाचिन था, ठीक है। अभी हम दिखा नहीं सकते हैं क्योंकि आपने अपनी किताब में आप देख सकते हैं सियाचिन जो है 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस कह रहा है, यानी कि माइनस का 10 डिग्री सेल्सियस हमने पूर्णांकों के रूप में लिखा था, ठीक है। माइनस का 10 डिग्री सेल्सियस हमने पूर्णांकों में लिखा था। तो माइनस का 10 डिग्री सेल्सियस किधर आएगा, तो यहाँ पे हमारा 0 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे -5 और -10। तो -10 पे कौन है हमारा, ये हमारा सियाचिन है। कौन है, सियाचिन। इस तरीके से हमें दर्शाना है। माइनस के 10 पे हमारा सियाचिन है और माइनस का 2 डिग्री सेल्सियस पे कौन है, हमारा शिमला। जो शिमला था वो माइनस का 2 डिग्री सेल्सियस, तो एक यहाँ आएगा और एक यहाँ आएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ना 3 4 5 आएगा, तो यहाँ पे हमारा 2 है, माइनस का 2, तो यहाँ पे कौन है, शिमला, ठीक है। इसी तरीके से आप अपने बुक में देख सकते हैं अहमदाबाद जो है वो 30 डिग्री सेल्सियस पे ऊपर की तरफ है, यानी प्लस में 30 डिग्री सेल्सियस हम पूर्णांकों के रूप में लिखे हैं। तो अहमदाबाद किधर है, 30 के पास, ठीक है। तो 30 डिग्री सेल्सियस पे है, तो 30 हमारा जो है ये अहमदाबाद, इस पर हम दर्शा देंगे अहमदाबाद को, ठीक है। इस तरीके से हमें इसे दर्शा देना है। अगला है दिल्ली। दिल्ली जो है 20 डिग्री सेल्सियस ऊपर है, तो यानी कि प्लस में 20 डिग्री सेल्सियस हमें दिखाना है। तो 20 डिग्री सेल्सियस प्लस में 20 डिग्री सेल्सियस इधर है, तो ये हमारा दिल्ली हो गया, ठीक है। इसी तरीके से हमारा श्रीनगर जो है, श्रीनगर माइनस के 5 डिग्री सेल्सियस नीचे है, तो इसका जो हम पूर्णांकों के रूप में लिखे हैं माइनस का 5 डिग्री सेल्सियस। तो माइनस का 5 डिग्री सेल्सियस कहाँ है, ये है हमारा, तो इसको हम क्या कहेंगे, श्रीनगर, ठीक है, श्रीनगर। इस तरीके से आपको दर्शा देना है। ये हमारा प्रश्न हो गया आसानी तरीके से, ठीक है। किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम लगे तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। इसी में कुछ अगले प्रश्न भी हैं। कौन सा स्थान सबसे ठंडा है, इसमें देखिए इस संख्या रेखा पर ही देख लीजिए कौन सा स्थान सबसे ठंडा है। तो देखिए ठंडा का मतलब है कि जिसका सेंटीग्रेड जो मान होता है, यानी कि सेल्सियस में जो मान होता है डिग्री सेल्सियस में, उस डिग्री सेल्सियस का मान जो सबसे कम होगा, सबसे कम जिसका मान होगा वही सबसे ठंडा प्रदेश कहलाएगा, ठीक है। तो कौन सा सबसे ठंडा स्थान है, तो देखिए यहाँ पे 0 है, ठीक है। 0 से यहाँ ये माइनस वाली तो सबसे छोटी कहलाएंगी। सबसे छोटा जो माइनस में सबसे बड़ा होगा वही सबसे छोटा होगा। तो 10 माइनस का 10 सियाचिन है, और सियाचिन सबसे छोटा मतलब सबसे कम है, सबसे कम डिग्री सेल्सियस यहाँ पे तापमान है। तो ये जो होगा ये सबसे ठंडा प्रदेश होगा, ठीक है। तो कौन होगा उत्तर, कौन सा इसमें से कौन सा स्थान कौन सा ठंडा होगा, सियाचिन होगा, ठीक है, सियाचिन। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। सॉरी, अगला है हमारा डी वाला, उन स्थानों के नाम लिखिए जिनका तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है। 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर कौन कौन है, 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दिल्ली है और अहमदाबाद है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं 20 डिग्री इसका है, 30 डिग्री इसका है, और इसके नीचे तो कोई नहीं है, इसके नीचे ये छोटा ही है, ये छोटा ही है, ठीक है। 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर कौन है, दिल्ली और अहमदाबाद। तो उसका उत्तर हो जाएगा दिल्ली और अहमदाबाद, ठीक है। तो संख्या जो 6 है ये क्या कह रहा है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सी संख्या संख्या रेखा पर दूसरी संख्या के दाईं ओर स्थित है। ये प्रश्न पूछा गया है। कहा है कि इस युग्मों में, यानी कि दो दो मतलब जो जो पेयर दिए गए हैं, इसमें कौन सी संख्या संख्या रेखा पर दूसरी संख्या के दाईं ओर स्थित है, यानी कि कौन सी संख्या ऐसी है जो एक दूसरे के मतलब दाईं ओर स्थित है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, एक संख्या रेखा बनाना है, ठीक है। अब आप एक संख्या रेखा बना करके थोड़ा समझ सकते हैं, या थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा करके भी आप इस प्रश्न को समझ सकते हैं। जैसे कि ए वाला जो आपका प्रश्न है 2 और 9 दिया गया है, तो 2 और 9 आपको समझना कैसे है। देखिए एक संख्या रेखा है ना, तो संख्या रेखा में 2 और 9 में इन दोनों में दाईं ओर कौन स्थित है संख्या संख्या रेखा पर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 ये है, 2 ये है, और 9 कौन है, ये है, ठीक है। 9 ये है और 2 ये है। इस तरीके से हमारी संख्या रेखा बनी हुई होती है, ठीक है। तो 2 यहाँ पे है, 9 यहाँ पे है, तो इसके दाईं तरफ देखा जाए तो दाईं तो ये कहलाएगा, दाईं इस तरफ होगा, किस तरफ, इस तरफ होगा। तो दाईं किस तरफ हो रहा है, इस तरफ, ये बाईं तरफ हो जाएगा, ठीक है। तो दाईं तरफ पूछा है, तो दाईं तरफ तो 9 स्थित है, ठीक है। दाईं तरफ कौन संख्या स्थित है, 9 स्थित है। तो इस तरीके से आप कॉमन सेंस लगाएंगे, आपको पता है कि 2 3 ऐसे करके संख्या रेखा पर संख्याएं बढ़ती हैं। तो इस तरीके से जो भी धनात्मक संख्या सबसे बड़ी आएगी दोनों में, वो हमारी क्या होगी, दाईं की तरफ स्थित होगी, ठीक है। तो इसमें हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 9।
इसमें उत्तर हो जाएगा 9। 9 क्या है, दाईं तरफ स्थित है। ठीक है, बी वाला हमारा है -3 और -8। -3 और -8, आप देखिए यहाँ पे -3 है और -8 यहाँ पे है। ठीक है, इस संख्या रेखा में -3 यहाँ पे है, -8 यहाँ पे है। तो 8 क्या है इधर दाएं, ये तो हमारा बाईं ओर कहलाता है। दाईं ओर कौन है, ये है, -3 है। ठीक है, तो दाईं ओर कौन है, -3 है। तो यहाँ पे हम इसका उत्तर लिख देंगे -3। ठीक है, दाईं ओर कौन है, -3 है। अब इसमें देखिए 0 और -1, 0 और -1, तो 0 यहाँ पे है और -1 यहाँ पे है। तो -1 तो बाईं तरफ है, लेकिन 0 जो है दाईं तरफ है। ठीक है, इन दोनों में देखते हैं और किसी संख्या को नहीं देखेंगे। जो दो युग्म हमें दिए गए हैं उन्हीं दो युग्मों में हमें देखना है। तो -1 और 0 में कौन दाईं तरफ स्थित है, ये वाला दाईं तरफ स्थित है, तो 0 इसका उत्तर होगा। ठीक है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 0, 0। ठीक है, इसी तरीके से इसको देखेंगे तो -11 और 10, -11 यहाँ पे है, -11 यहाँ पे और केवल 10 यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं -11 वहाँ था और केवल 10 यहाँ पे, -11 यहाँ और 10 यहाँ। तो दाईं तरफ कौन स्थित है, ये स्थित है। ये हमारा दाईं होता है और ये हमारे बाएं होते हैं, बाईं तरफ। ठीक है, ये बाईं तरफ है, बाईं दिशा है, ये दाईं दिशा है। ठीक है, इस तरीके से ये 10 जो है ये दाईं तरफ स्थित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 10, इसका उत्तर हो जाएगा 10। इसी तरीके से अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न -6 है और +6। तो -6 यहाँ पे स्थित है और 6 यहाँ पे स्थित है। 6 इधर दाईं तरफ स्थित है। तो दाईं तरफ कौन स्थित है, 6। -6 किधर स्थित है, बाईं तरफ स्थित है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 6, इसका उत्तर 6 हो जाएगा। अगला है हमारा 1 और -100। तो -100 देखिए, 1 कहाँ है, 1 यहाँ पे है। ठीक है, -100 इधर जाएगा और इसके जस्ट आगे, इसके बहुत आगे बढ़ने के बाद ये -100 आएगा, बहुत सारे नंबर्स के बाद। जैसे कि -11 के बाद -12 आएगा, -13, -14, ऐसे करके -99, -98, -99, -100, इस तरीके से -100 यहाँ पे स्थित होगा। ठीक है, तो -100 किधर स्थित हो रहा है, बाईं तरफ, लेकिन जो 1 है ये हमारा किधर स्थित है, दाईं तरफ। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा दाईं तरफ कौन स्थित है, 1 स्थित है, तो 1 लिख देंगे। ठीक है, हमें क्या बताना था, दाईं तरफ कौन संख्या स्थित है इन दोनों संख्याओं में से। ठीक है, तो इस तरीके से इन प्रश्नों का आप उत्तर लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है। अब बात करते हैं 7वां नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या है। नीचे दिए हुए युग्मों के पूर्णांकों के बीच के सभी पूर्णांक लिखिए, बढ़ते हुए क्रम में हमें लिखना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये हमारे पूर्णांक दिए गए हैं, इन दोनों पूर्णांकों के बीच के सभी पूर्णांक हमें लिखने हैं। जैसे कि 0 और -7 दो पूर्णांक दिए गए हैं और 0 से -7 के बीच की कितने पूर्णांक आ सकते हैं वो हमें लिखना है। तो इसके लिए आप सिंपली क्या करेंगे, आप अपने मन से भी लिख सकते हैं और या आप संख्या रेखा की सहायता से भी लिख सकते हैं। जैसे कि देखिए 0 और -7 कह रहा है, तो 0 के बाद से माइनस की तरफ जाएंगे, प्लस वाला तो छोड़ देंगे क्योंकि -7 के बीच में कह रहा है। तो -1 आएगा, -2 आएगा, -3 आएगा, -4 आएगा, -5 आएगा, -6 आएगा, फिर -7 आ जाएगा, लेकिन -6 तक ही इसके बीच के पूर्णांक कहलाएंगे। ठीक है, जैसे कि आप संख्या रेखा की सहायता से इस तरीके से समझेंगे कि 0 हमारा यहाँ पे है और -7 यहाँ पे है। 0 और -7 के बीच का हमें पूर्णांक लिखना है। ठीक है, तो -7 यहाँ पे है, तो इसको हम इस तरीके से अगर नंबर लाइन से कर देते हैं तो इसके बीच वाली जितनी भी संख्याएं हैं वो इस प्रकार से मिल जाएंगी। ठीक है, -1, -2, इसके बीच की संख्या कौन होगी, -1, -2, -3, -4, -5, -6। ठीक है, तो ये हमारी इसके बीच के पूर्णांक हो जाएंगे। तो इसको हम लिख देंगे उत्तर में, 0 और -7 के बीच के पूर्णांक कौन कौन होंगे, माइनस हमारा क्या होगा, माइनस हमें क्या किस क्रम में लिखना है, बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। ठीक है, तो इनमें से सबसे छोटा पहले -6 लिखेंगे, फिर -5, फिर -4, ऐसे करके -6, -5, -4, -3, -2, -1। ठीक है, और उसके बाद 0 नहीं लिखेंगे। ठीक है, यही जो होंगे इसके बीच वाले पूर्णांक कहलाएंगे। तो इसका उत्तर जो है ये हो जाएगा। अब देखिए बढ़ते क्रम में हमने इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे बढ़ते हुए क्रम में लिखने के लिए कहा है। अब आप कहेंगे कि 6 तो बड़ा है, तो 6 को तो बाद में लिखना चाहिए ना, पहले हमारा छोटा छोटा करते करते तब बड़ा होना चाहिए बढ़ते क्रम में। तो हमने उसी तरह से लिखा है, छोटा ही लिखा है। जो 6 है, -6 है, ये छोटा ही है, क्योंकि अगर किसी बड़ी संख्या पे अगर माइनस लग जाए तो वो सबसे छोटी हो जाती है। अगर छोटी संख्या पे माइनस लग जाए तो वो जो होती है बड़ी संख्या के पे लगे हुए माइनस से बड़ी कहलाती है। तो -1 जो है -6 से, -5 से, -4 से, -3 से, -2 से, इन सभी संख्याओं से बड़ा है। तो इस तरीके से हम इसे बढ़ते क्रम में लिखेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं बी वाले प्रश्न के बारे में। बी वाला है -4 और 4 के बीच के पूर्णांक हमें लिखना है। तो -4 कहाँ पे है, यहाँ पे है, और हमारा 4 कहाँ पे है, यहाँ पे है। ठीक है,
-4 यहाँ पे है और 4 हमारा यहाँ पे है। तो इनके बीच के हमें पूर्णांक लिखने हैं और बढ़ते हुए क्रम में लिखने हैं। तो इनके बीच के जो पूर्णांक होंगे ये -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 और 4 ये होंगे हमारे, ठीक है। तो इसमें हम अब क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम -4 लिखेंगे, यहाँ से इस तरीके से लिखते जाएंगे, ये हमारे बढ़ते हुए क्रम में हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ठीक है। ये जो हमारे जितनी भी पूर्णांक निकले हैं, ये जितनी संख्याएं निकली हैं वो सभी बीच वाले पूर्णांक कहलाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से -8 और 15, -15 के बीच के सारे हमारे पूर्णांक लिखने हैं। तो -8 कहाँ पे है, -8 यहाँ है और -15 यहाँ पे इसके आगे जस्ट आएगा, यहाँ पे हम संख्या रेखा पे दर्शा दे रहे हैं, -15 यहाँ पे आएगा। तो आप देख सकते हैं -15 और ये -8, इसके बीच वाले कौन कौन से पूर्णांक है, -14 है, -13 है, -12 है, -11 है, -10 है, -9 है। यानी कि -8 के बाद आने वाली संख्या कौन कौन सी है, जो 15 से पहले आए। तो -9, -10, -11, -12, -13, -14, ठीक है। उसके बाद से तो -15 आ जाएगा। तो इसी -8, -15 को छोड़ करके इसके बीच में आने वाली सभी संख्याओं को हमें लिखना है, ठीक है। तो हमें बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले बड़ा वाला लिखेंगे, -14, इसका उत्तर क्या होगा, -14, -13, -12, -11, -10, -9 यहाँ तक की जो संख्याएं होंगी ये सभी संख्याएं हमारे -8 और -15 के बीच के सभी पूर्णांक कहलाएंगे, ठीक है। अब देखिए इसी तरीके से यहाँ पे -30 और -23 दिया गया है। तो इसका उत्तर आप आसानी तरीके से लिख सकते हैं बिना संख्या रेखा पर दिखाए, क्योंकि संख्या रेखा पर हमने उतने बड़े बड़े नंबर नहीं लिखे हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, -23 कह रहा है और -30 के बीच के पूर्णांक कह रहा है, ठीक है। तो -30 है और -23 है। तो -23 के बाद कौन कौन सी संख्याएं आएंगी, -23 के बाद हमारी आ जाएंगी -24, -25, -26, -27, -28, -29, इस तरीके से संख्याएं आएंगी। तो सबसे पहले हम -29 से लेकर के चलेंगे, -29 आएगा 30 के जस्ट पहले, -29 आएगा, -28 आएगा उसके बाद से, फिर -27 आएगा, फिर -26, -25 और फिर हमारा -24 आएगा। उसके बाद से तो -23 ही आ जाएगा, ठीक है। उसकी जस्ट पहले क्या आ जाएगा, -23 आ जाएगा। तो -24 तक ही हमें लिखना है। यहाँ पे क्या लिखना है आपको, -24 तक लिखना है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ये जो होगा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 8वें प्रश्न की बात करते हैं। 8वें में ए और बी करके 2 प्रश्न दिए गए हैं। ए वाला जो प्रश्न है, -20 से बड़े 4 ऋणात्मक पूर्णांक लिखिए। -20 से बड़े 4 ऋणात्मक पूर्णांक लिखने हैं। तो इसका उत्तर आप किस प्रकार से लिखेंगे, -20 से बड़ा लिखना है। तो -20 से बड़ा कौन होगा, जो माइनस में हो और छोटा हो। ऋणात्मक पूर्णांक हमें लिखने हैं, 4 ऋणात्मक पूर्णांक लिखने हैं। तो माइनस का 19 हो जाएगा, क्योंकि -21 अगर लिखेंगे तो -21 -20 से छोटा हो जाएगा, क्योंकि माइनस में जितनी ही बड़ी संख्या होती है उतनी ही छोटी कहलाती है। तो अगर छोटी होगी तो इससे बड़ी संख्या कहलाएगी। तो बड़े हमें 4 पूर्णांक लिखने हैं। तो बड़ा कह रहा है तो -19, फिर -18, फिर -17, -16, 1, 2, 3 और 4 ऋणात्मक पूर्णांक हो गए। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से बी वाला जो प्रश्न है, इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है -10 से छोटे 4 ऋणात्मक पूर्णांक लिखिए। इसमें बड़े ऋणात्मक पूर्णांक कह रहा था, इसमें छोटे। तो -10 से छोटे कौन हो जाएंगे, जो 10 से बड़े संख्याएं आ जाएंगी और ऋणात्मक में होंगी तो इससे छोटी कहलाएंगी। तो -11 -10 से छोटा है, पहला पूर्णांक हो गया। -12 भी 10 से छोटा है, दूसरा ऋणात्मक पूर्णांक हो गया। -13, इसी तरीके से -14। तो इस तरीके से 1, 2, 3 और 4 ऋणात्मक पूर्णांक हो गए जो -10 से छोटे हैं। तो आशा करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं 9वें प्रश्न के बारे में। 9वां प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित कथनों के लिए सत्य अथवा असत्य लिखिए। यदि कथन असत्य है तो सत्य बनाइए, ठीक है। इस तरीके से पूछा गया है कि यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट लिखे गए हैं इनको आप सत्य या असत्य बताइए। अगर असत्य हैं, अगर गलत हैं तो उसे सही बनाना है। पहला हमारा है, संख्या रेखा पर -8 -10 के दाईं ओर स्थित है। तो आप देखिए एक संख्या रेखा बना लेंगे, फटाक से रफ में बना लेंगे और इस तरीके से आप देखेंगे कि -8 कहाँ है भाई, -8 यहाँ पे है और -10 कह रहा है। तो -10 कहाँ है, यहाँ पे है। -10 यहाँ पे है, -8 यहाँ पे है। कह रहा है कि -8 जो है -10 के दाईं ओर स्थित है। जो -8 है -10 के दाईं, तो -10 यहाँ है, ये बाईं ओर स्थित है और -8 दाईं ओर स्थित है। तो ये आपका जो कथन है ये सत्य है। तो उत्तर में लिखेंगे इसके सत्य है। क्या लिखेंगे, सत्य है। तो बस इसकी बात खत्म।
ये सत्य है, तो इसमें तो आपको सत्य बनाना नहीं है, तो ये सत्य है। बी वाला देखते हैं, तो संख्या रेखा पर -100 और -50 के दाईं ओर स्थित है। माइनस जो 100 है वो -50 के दाईं ओर स्थित है, ये कह रहा है। तो आप फटाक से संख्या रेखा बना सकते हैं। और यहाँ से देखेंगे माइनस जो 100 है यहाँ पे आएगा, ठीक है, -100 यहाँ पे आएगा और -50 इसके जस्ट कुछ पहले आएगा, ठीक है। -100 यहाँ है तो इसके पहले तो -50 आया होगा जरूर, तो -50 यहाँ पे ये दाईं ओर है और ये बाईं ओर है। लेकिन इसमें कह रहा है कि -100 जो है, -100 जो है -50 के दाईं ओर स्थित है, तो -50 के बाईं ओर स्थित है 100, ठीक है। तो ये हमारा जो कथन है ये हमारा असत्य है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? असत्य। असत्य है। तो इसको सत्य बनाने के लिए आप क्या करेंगे? संख्या रेखा, इसको लिखेंगे सत्य बनाने के लिए, संख्या रेखा पर -100 -50 के दाईं ओर नहीं बल्कि बाईं ओर स्थित है, ठीक है, बाईं ओर स्थित है। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला है सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक -1 है। सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक -1 है। तो इसमें देखिए ऋण वाली संख्याएं जितनी बड़ी होंगी वही उतनी हमारी क्या कहलाएंगी? छोटी संख्या कहलाएंगी, छोटी ऋणात्मक कहलाएंगी। जैसे कि -100 है वो -11 से क्या होगा? छोटा होगा। जो -10 है वो -9 से क्या होगा? छोटा होगा। जो -7 है वो -1 से क्या होगा? छोटा होगा। यानी कि -1 जो है सबसे बड़ी हमारी कहलाती है। तो इसमें कह रहा है कि सबसे छोटी ऋणात्मक पूर्णांक है, लेकिन -1 तो सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक है, क्योंकि माइनस में जितनी ही छोटी संख्या होती है वो उतनी ही बड़ी कहलाती है, ठीक है। तो इसमें जो ये कथन लिखा है ये असत्य है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? असत्य है। जो इसमें कहा है कि सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक -1 है, तो ये नहीं है, ये क्या होगा हमारा? सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक -1 है, ठीक है। सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक कौन है? -1 है। तो इस तरीके से इस प्रश्न को हल करेंगे। अगला है हमारा -26 पूर्णांक -25 से बड़ा है। माइनस जो 26 है ये -25 से बड़ा है, ये आपका असत्य है। क्यों? क्योंकि -26 यानी कि जितनी ही बड़ी संख्या होगी वो छोटी होती है। तो -25 तो छोटा है, लेकिन -25 क्या है? छोटा है, लेकिन यही बड़ा कहलाएगा। तो कह रहा है कि -26 जो है पूर्णांक -25 से बड़ा है। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि जो -26 है ये जो है हमारी छोटी है। तो लिखेंगे असत्य है, असत्य है। तो देखिए इसमें क्या लिखेंगे कि -26 जो है पूर्णांक -25 से छोटी है। क्यों छोटी है भाई? देखो ध्यान से देखना, -25 जो है ये एक देखिए 25 को पहले देखिए, 25 क्या है? छोटा है, और 26 क्या है? बड़ा है। तो ठीक ही लिखा है कि -25 जो पूर्णांक जो है -25 से -26 पूर्णांक जो है -25 से बड़ा है। लेकिन इसमें माइनस लगा है, तो माइनस लगने से जो बड़ी संख्या होती है ना वो छोटी कहलाने लगती है, और जो छोटी संख्या पे माइनस लग जाता है वही संख्या उस संख्या से बड़ी कहलाने लगती है। तो -25 क्या है? -25 -26 से बड़ी है। -26 -25 से बड़ी नहीं है, तो लिख सकते हैं -26 पूर्णांक -25 से छोटी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसे लिख सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। 10वें प्रश्न की बात करते हैं। 10वां प्रश्न हमारा है, एक संख्या रेखा खींचिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो सबसे पहले हम एक संख्या रेखा खींच लेंगे। इस तरीके से संख्या रेखा हमने खींच लिया है, ठीक है। और इस प्रश्नों में कह रहा है, पहला प्रश्न हमारा कह रहा है, यदि हम -2 के दाईं ओर 4 कदम चले, -2 के दाईं ओर 4 कदम चले तो हम किस संख्या पर पहुंच जाएंगे? कह रहा है -2 से हम कितने कदम चले? 4 कदम चले, तो हम किस संख्या पर पहुंच जाएंगे? और किधर चलना है? दाईं ओर। तो दाईं दिशा ये होती है दाईं, और ये हमारी बाईं दिशा होती है, ठीक है। बाईं ओर ये होती है। तो इस तरीके से हमें दाईं ओर चलना है। तो -2 से हमें क्या कहाँ चलना है? दाईं ओर। कितने कदम? 4 कदम। तो 1 कदम दाईं ओर, 1 कदम हो गया, दाईं ओर 2 कदम हो गया, 3 कदम और 4 कदम। किस संख्या पर हम पहुंच गए? 2 पर पहुंच गए। तो इसका उत्तर होगा 2। उत्तर इसका होगा 2, ठीक है। इसी तरीके से अगला प्रश्न देखेंगे, यदि हम 1 के बाईं ओर 5 कदम चलें, 1 के बाईं ओर अगर 5 कदम चले, किधर चलना है? बाईं ओर चलना है, तो हम किस संख्या पर पहुंच जाएंगे? तो 1 कहाँ है आपका? 1 यहाँ पे है, ठीक है। इसके बाईं ओर इधर चलना है। बाईं ओर कितने कदम? 5 कदम। 1 कदम यहाँ, 2 कदम यहाँ, 3 कदम, 4 कदम और 5 कदम। कहाँ पहुँच गए? -4 पे।
तो इसका जो उत्तर हो जाएगा आपका -4। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? -4। तो आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है इसको समझ लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, यदि हम संख्या रेखा पर -8 पर हैं, यदि हम संख्या रेखा पर -8 पर हैं तो -13 पर पहुंचने के लिए हमें किस दिशा में चलना चाहिए? देखिए, हम संख्या रेखा पर -8 पे हैं, ठीक है, -8 यहाँ पे है, -8 पे हैं, -13 पे हमें पहुंचना है। कहाँ पहुंचना है? -13 पर पहुंचने के लिए हमें किस दिशा में चलना चाहिए? तो -8 पे है, -9 इधर आएगा, -10 इधर आएगा, -11 इधर आएगा, फिर -12, फिर -13 आएगा। ठीक है, इसी तरीके से संख्या रेखा पर आगे बढ़ती हुई संख्याएं आएंगी, -11, -12, -13। ठीक है, तो 13 पर पहुंचने के लिए हमें इस दिशा में चलना होगा, और ये वाली जो दिशा होती है वो कौन दिशा होती है? बाईं ओर होती है। कौन होती है? बाईं ओर। तो आप क्या लिखेंगे इसके उत्तर में? बाईं दिशा में चलना पड़ेगा। ठीक है, बाईं दिशा में, बाईं दिशा में, ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, अगला है हमारा, यदि हम संख्या रेखा पर -6 पर हैं तो -1 पर पहुंचने के लिए हमें किस दिशा में चलना पड़ेगा? तो देखिए, -6 यहाँ पे है और हमें 1 पर पहुंचना है, तो 1 पर पहुंचना है तो हमें इधर जाना पड़ेगा, इधर जाना पड़ेगा, और ये वाली जो हमारी इधर जाने वाली जो हमारी दिशा है ये दाईं दिशा है। ठीक है, तो दाईं ओर जाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका दाईं ओर, दाईं ओर या दाईं दिशा में। ठीक है, दाईं ओर। तो इस तरीके से आपके सारे प्रश्न हो गए। आशा करता हूँ आपके प्रश्नावली 6.1 के किसी भी प्रश्न में कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। पूरे प्रश्नों को हमने आसानी तरीके से बता दिया। अगर आपको किसी भी तरीके की कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अदरवाइज आप वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं, जिससे कि आपको और भी अच्छे तरीके से सारी चीज़ें समझ में आ जाए। किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट जरूर करें। आज के लिए इतना ही। अगर आप चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सपोर्ट कीजिए, ताकि हम भी लाइव आ सकें और आप लोगों को लाइव पढ़ा सकें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।